अच्छा, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, एन अमोनियम सॉल्ट वाज एडेड टू द एक्सेस हॉट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पे हमारे पास एक्सेस में एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक बेस है, ठीक है, और एक अमोनियम सॉल्ट है जो आप ऐड कर रहे हो। अब वो कह रहे हैं अमोनिया गैस वाज इवॉल्व्ड व्हेन नो मोर अमोनिया वाज इवॉल्व्ड, एल्यूमिनियम वाज एडेड टू द सॉल्यूशन रिमेनिंग एंड मोर अमोनिया वाज गिवन ऑफ व्हेन एल्यूमिनियम वाज एडेड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप हमने एक रिएक्शन पढ़ा था एल्कली वाले सेक्शन के अंदर कि जब भी आपके पास कोई अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट करता है ना आपके पास बेस के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, अमोनिया गैस प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ व्हाट वी स्टडीड। और अमोनिया गैस के साथ साथ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जब एल्कली था, एल्कली या बेस एक ही बात है, एल्कली अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया। तो यही रिएक्शन आपके पास ना यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होगी। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कह सकता हूँ कि जो आपके पास पहली वाली रिएक्शन थी ना जिसमें आपके पास एक अमोनियम सॉल्ट था, अब मुझे सॉल्ट का नाम नहीं पता लेकिन मुझे पता है इसके साथ अमोनियम ज़रूर यूज़ हो रहा है। अमोनियम का क्या मतलब है, यहाँ पे NH4 होगा और ये जो है ना ये सॉल्ट मुझे नहीं पता ये सॉल्ट क्या है। तो ये रिएक्ट करता है किसके साथ, ये रिएक्ट करता है एक्सेस NaOH के साथ जो कि एक एल्कली है। और ये सब जब होता है तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास एक अमोनियम सॉल्ट दोबारा से आता है एंड देन हमारे पास क्या चीज़ आती है, हमारे पास आता है H2O आता है एंड देन हमारे पास आता है अमोनिया गैस। अमोनिया हमारे पास होती है NH3 होती है। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक और अमोनियम सॉल्ट बनता है जिसके अंदर NH4 आता है और साथ ही साथ हमारे पास कोई ना कोई यहाँ से चीज़ आ रही है कि प्रॉबेबली आप कह लो आपके पास ना Na समथिंग ये आपके पास आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन हमने देखा था ना ऊपर, इसमें भी उन्होंने यही हमें बताया था कि आपके पास एल्कली रिएक्ट करता है अमोनियम सॉल्ट के साथ टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया। तो कोई एक आपके पास ना सॉल्ट एक और प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट नहीं ज़रूरी आपके पास प्रोड्यूस होगा, बस सिंपल सा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे आपके पास एक सिंपल सा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा H2O प्लस वाटर, लेकिन ये सॉल्ट हमें पता ही नहीं है बिकॉज हमें ये नहीं पता। अगर ये पता होता तो हम इस सॉल्ट को भी ना आराम से फाइंड आउट कर लेते, ठीक है। होना क्या था कि आपके पास यहाँ से Na आना था और Na और इस सॉल्ट के मिलके कोई यहाँ पे चीज़ बनानी थी। तो यहाँ पे प्रॉबेबली Na डैश समथिंग बनना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसने बताया नहीं हुआ तो ये चीज़ हमें पता नहीं है। और हमारा पर्पस क्या है कि हमने इस अमोनियम सॉल्ट को फाइंड आउट करना है कि ये अमोनियम सॉल्ट क्या था। अब वो कह रहा है जब आपके पास नो मोर अमोनिया वाज इवॉल्व्ड, आपके पास एक और रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, आपका जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम को आप किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, टू दी सोल्यूशन रिमेनिंग। तो एल्यूमिनियम को आपने रिएक्ट करवा दिया किसी और चीज़ के साथ एंड देन दोबारा आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, आपके पास जो आपके पास अमोनिया है वो दोबारा प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम ना बारी बारी देख लेते हैं कि हमारे पास अमोनियम जो सॉल्ट है वो क्या हो सकता है। पहले तो अमोनियम सॉल्ट में से हमें ऑप्शन दिया है क्लोराइड हो सकता है, ठीक है। अब मसला ये है अगर आप यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे यूज़ करते हो ना, ठीक है, पहली इक्वेशन आपके पास हो जाएगी। लेकिन जब आप दोबारा इसको आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हो ना, बचा कुचा जो भी सोल्यूशन होता है उसको आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हो, तो NH4Cl प्लस एल्यूमिनियम नेवर गिव्स यू अमोनिया गैस। और इसी तरह जब आप यहाँ पे NH4 2CO3 को रिएक्ट करते हो एल्यूमिनियम के साथ, तब ये भी अमोनिया गैस दोबारा नहीं देता। इसी तरह NH4SO4 को भी जब आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हो ये भी अमोनिया गैस दोबारा नहीं देता। लेकिन अगर आप NH4NO3 को रिएक्ट करवा लो एल्यूमिनियम गैस के साथ तो आपके पास अमोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। और ये क्यों प्रोड्यूस होता है, ये आपका एक टेस्ट है। अब ये टेस्ट क्या है, ये एनाइंस का एक टेस्ट है, नाइट्रेट टेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं नाइट्रेट टेस्ट में कि अगर आप इसके अंदर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, फिर आप एल्यूमिनियम फॉइल डालते हो एंड देन वार्म करते हो, तो आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है। तो ये उन्होंने एक्सप्लिसिटली ना आपको एक टेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने खुद से टेस्ट मेंशन किया हुआ है कि बच्चों ये देखो यहाँ पे जो नाइट्रेट आयंस का टेस्ट ये होता है कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लो और उसके अंदर एल्यूमिनियम डालो तो आपके पास अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस वजह से हमने ये वाली ऑप्शन कौन सी चूज़ कर ली, नाइट्रेट ऑप्शन चूज़ कर ली। अब ये जो पहली वाली चीज़ थी ना, पहली वाली इक्वेशन जो है वो हर किसी के लिए चल जाएगी। वो पहली वाली इक्वेशन Cl के लिए भी चल जाएगी, NO3 के लिए भी, कार्बोनेट के लिए भी एंड देन सल्फेट के लिए भी। बिकॉज आपने क्या करना है, आपने बस कोई सा भी अमोनियम सॉल्ट लेना है, उसको रिएक्ट करना है बेस के साथ और आपके पास ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो पहली इक्वेशन इन चारों ऑप्शन के लिए चलेगी। लेकिन जब आपके पास एल्यूमिनियम को जब आपने रिएक्ट करवाना है ना, एल्यूमिनियम सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है नाइट्रेट के साथ
और एमोनिया प्रोड्यूस करता है। एल्यूमिनियम को अगर आप रिएक्ट करवाते हो Cl के साथ, CO3 के साथ या SO4 के साथ, तो वो कभी भी आपके पास ना आपको वो एमोनिया देगा ही नहीं, तो ये आपके पास मसला होता है। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन कुछ आपके पास इस तरह की लग रही थी, एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है किसके साथ, आपके पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में था, तो जब पहली वाला रिएक्शन होता है तो एक्सेस के बाद कुछ सारी सी बात है सोडियम हाइड्रोक्साइड बच जाएगा, जो कि NaOH दोबारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ NaOH बचेगा। अब ये एल्यूमिनियम जब NaOH के साथ यहाँ पे बच जाएगा तो NH4 कब आएगा, तभी आएगा जब आपके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ नाइट्रेट आ रहा हो। तो नाइट्रेट आपके पास तभी होगा जब ये बच रहा होगा, और कुछ ना कुछ ऊपर से यहाँ से भी आपके पास ना नाइट्रेट यहाँ से बच रहा होगा, जो कि आपने यहाँ पे रिएक्ट करवा लिया। तो ये आपके पास एक टेस्ट था, तो ये चीज़ समझ आइए ये हमने क्यों यहाँ पे किया, बिकॉज नाइट्रेट आइंस का टेस्ट ये है हमारे पास कि अगर आपके पास एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, एल्यूमिनियम डालो, तो फिर एमोनिया प्रोड्यूस होता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे नाइट्रेट किया। ये चीज़ सबको समझ आती है कि नहीं? सलार एंड हिबा सारे एक दफ़ा कंफर्म कर दो, फिर मैं आगे मूव करूँ। ठीक है। अच्छा, अब ना यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, एमोनियम नाइट्रेट। अच्छा, एक और बात, नाइट्रेट होता क्या? नाइट्रेट आपके पास पता क्या होता है? नाइट्रेट आपके पास आप कह सकते हो कि जो नाइट्रेट्स होते हैं ना, नाइट्रेट्स आपके पास मोस्टली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नाइट्रेट्स दैट यू हैव आर न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग मेंशन कर सकते हो कि जो आपके पास मेजॉरिटी नाइट्रेट्स जो आ रहे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। तो मोस्ट कॉमन नाइट्रेट्स आर न्यूट्रल, मतलब जो भी कॉमन नाइट्रेट्स हो वो न्यूट्रल होते हैं। और नाइट्रेट, लेकिन जब एमोनियम के साथ आपका नाइट्रेट आता है ना, तो वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, ये मैंने वैसे ही बताई है, क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़रूर यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि नाइट्रेट्स आखिरकार होते हैं। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 इज़ एन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमोनिया, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अमोनियम नाइट्रेट एज अ फर्टिलाइजर। तो अमोनियम नाइट्रेट, अच्छा फर्टिलाइज़र आप यूज़ क्यों करते हो? फर्टिलाइज़र में यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि फर्टिलाइज़र के अंदर ना नाइट्रोजन और जो अमोनिया कंटेंट होता है ना, नाइट्रोजन प्लस आप कह लो NH3 कंटेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से आपकी सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे फ़ायदा क्या है अमोनियम नाइट्रेट यूज़ करने का, तो फ़ायदा क्या है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत होता है, NH3 बहुत होता है। तो अब पहले ऑप्शन वो कह रहा है इट कंटेन्स अ लार्ज परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, येस दिस इज़ अ एडवांटेज। अब वो कह रहा है इट गिव्स ऑफ अमोनिया गैस, तो वो कह रहा है वो अमोनिया गैस रिलीज़ करता है। अमोनिया गैस रिलीज़ करना तो डिसएडवांटेज हो जाएगा। क्यों होगा डिसएडवांटेज? बिकॉज अगर आप अमोनिया गैस रिलीज़ कर दोगे तो आपका उसके अमोनिया के साथ साथ आपका नाइट्रोजन भी चला जाएगा, तो आपका सॉइल को कम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। नाइट्रेट्स आर इनसॉल्युबल, नाइट्रेट्स आर नॉट इनसॉल्युबल, दे आर हाईली सॉल्युबल। अगर वो ज़मीन के अंदर सॉल्युबल होंगे ही नहीं तो फिर आपकी ज़मीन को एक अच्छा कंटेंट मिलेगा ही कैसे, कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ना मसला होता है, ठीक है, ये चीज़ होगी। और इसके बाद अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नाइट्रेट्स कैन कॉज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होती है कि आपके पोल्यूशन क्रिएट होती है, इससे तो ये एडवांटेज तो नहीं है, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये भी आपका ना डिसएडवांटेज होगी, तो खाली ऑप्शन ए आपकी करेक्ट होगी। तो ये चीज़ समझ आ गई सबको? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, जल्दी जल्दी साथ साथ थम्स अप भेजते रहो अगर समझ आ गई, नहीं समझ आई तो हैंड रेस कर लो। अच्छा, ये चीज़ होगी हमारे पास। अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि विच एक्वस रिजेंट लिबरेट्स अमोनिया फ्रॉम द अमोनियम नाइट्रेट ऑन वार्मिंग। तो वो कह रहे हैं कि कौन सा हमारे पास यहाँ पे चीज़ है जो कि लिबरेट करती है, रिलीज़ करती है अमोनिया फ्रॉम अमोनियम नाइट्रेट। अब ये क्या है, ये आपके पास है अमोनियम सॉल्ट है, ठीक है। और हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि अगर आप अपने अमोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करवाओ, लेट्स सपोज ये आपके पास है अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट को आपने क्या करना है, आपने रिएक्ट करवाना है किसी भी बेस के साथ या एल्कली के साथ। तो आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होता है, आपके पास NH3 प्रोड्यूस होता है, आपके पास वाटर प्रोड्यूस होता है, एंड देन आपके पास और कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होती थी, आई थिंक एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, राइट। तो ये होता है, तो इसका मतलब है बेस का होना ज़रूरी है। अगर बेस अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा जो कि अमोनियम नाइट्रेट है इस केस में, तो फिर ये आपके पास अमोनिया प्रोड्यूस होगी, लिबरेट होगी यहाँ पे, जो इस तरह करके इस इक्वेशन के मुताबिक हो रही है। तो यहाँ पे आप देखो आपके पास बेस कौन है, एसिड कौन है, कैल्शियम नाइट्रेट। अच्छा, अब मैंने ऊपर क्या बताया था, मैंने ऊपर आप लोग बताया था कि जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, बिकॉज मोस्ट कॉमन नाइट्रेट्स आर न्यूट्रल एक्सेप्ट फॉर अमोनियम नाइट्रेट विच इज़ एसिडिक। तो ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये आपके पास क्या होगा, ये तो आपके पास न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल, ये आपके पास ना न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। तो सॉल्ट
तो रिएक्ट करता ही नहीं है आपके पास अमोनियम सॉल्ट के साथ, ये कोई रिएक्शन हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये तो रिएक्ट ही नहीं होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या, ये बेस है, ये रिएक्ट कर सकता है। सोडियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट है, और सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये आयोनिक सॉल्ट है, न्यूट्रल है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड है, एसिड भी नहीं रिएक्ट करता, सॉल्ट भी नहीं रिएक्ट करता, खाली की ऑप्शन बनती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्यों बनती है, बिकॉज ये आपके पास KOH है, इसके अंदर आपके पास OH माइनस आइंस है, और ये आइंस किस में होते हैं, सिर्फ बेस या एल्कली में होते हैं। तो ये आपकी फिर सिर्फ ये जो बेस प्लस अमोनियम सॉल्ट है, ये सिर्फ ऑप्शन बी में आपके पास ये फुलफिल होगी ये चीज़। तो ये चीज़ समझ आ गई सबको, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, वो कहते हैं C के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंपाउंड्स रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। वो कहते हैं कि कौन से हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो कि एक साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए वही वाली ऊपर वाली चीज़ है, आपको अमोनियम सॉल्ट प्लस बेस। तो ये देखो, ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट, ये क्या है, ये एक सॉल्ट है। अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि इसको आप सॉल्ट भी कंसिडर कर सकते हो और इसको आप एसिडिक भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ऊपर यहाँ पे कि आपके पास जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, बाकी सारे नाइट्रेट्स न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्ट कंसिडर कर लो, एसिडिक कंसिडर कर लो, ये हाइब्रिड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट आपके पास ये आ गया, एंड देन आपने सॉल्ट को आपने इस अमोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करवाने के साथ बेस के साथ टू प्रोड्यूस व्हाट, टू प्रोड्यूस अमोनिया। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है कार्बोनेट आ रहा है। अब एक और चीज़ है, कार्बोनेट्स जो आपके पास होते हैं ना, कार्बोनेट्स जनरली आपके पास बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, कार्बोनेट्स आपके पास एल्कलीज होती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए, फिर ये सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बोनेट है ना आपके पास, कार्बोनेट इज़ योर बेस। ठीक है, अब देखो, अब ये बेस है और ये अमोनियम सॉल्ट है, क्या ये रिएक्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, कर जाएंगे, तो ये सही इक्वेशन है। अब ये अमोनियम नाइट्रेट, ये भी आपके पास दोबारा से अमोनियम सॉल्ट आ गया, एंड देन ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ ए सॉल्ट है, ए सॉल्ट का मतलब है अमोनियम सॉल्ट है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास कौन सा ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। बेसिक का मतलब है आपके पास वो होते हैं, एल्कली होते हैं, तो ये भी रिएक्ट कर जाएंगे। अब थर्ड पे देखो, तो ये भी आपके पास क्या, अमोनियम सल्फेट है, तो ये भी आपके पास अमोनियम सल्फेट है काइंड ऑफ, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH आइंस है इसके अंदर, तो ये क्या है, ये भी आपके पास बेस है, तो क्या ये रिएक्ट करेगा, ये भी आपके पास रिएक्ट कर देगा। एंड देन आपके पास आता है यहाँ पे, ये भी आपके पास आता है अमोनियम सॉल्ट आता है, एंड देन यहाँ पर आपके पास आता है कैल्शियम नाइट्रेट आता है। अच्छा, अब कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में मैंने आपको बताया था, कैल्शियम नाइट्रेट क्या होते हैं, ये आपके पास होते हैं न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होगा न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल सॉल्ट और अमोनियम सॉल्ट क्या ये रिएक्ट करते हैं, नहीं रिएक्ट करते। आपने अमोनियम सॉल्ट को 100% ट्रू बात है, फैक्चुअल बात है कि आपने उसको बेस के साथ रिएक्ट करना है, फिर ही वो चलेगा, बेस या एल्कली के साथ। तो ये चीज़ तो नहीं चलने वाली। तो आपके पास कौन सी खाली ऑप्शन हो सकती है, 1 और 2 हो सकती है, और 1 और 4 नहीं, 1 और 4 वाली तो गायब करो, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। अच्छा एक मिनट, 2 ऑप्शन आ गई यहाँ पे, 2 और 3 एंड देन 1 और 2। अच्छा, ऐसे दोनों ही ये बनती हैं, यहाँ इसमें हमने शायद कोई गलती कर दी, अमोनियम सल्फेट एंड देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बोनेट कर जाएगा, एक मिनट, इसको मुझे ना कंफर्म करने दो इसका आंसर। कार्बोनेट्स हमारे पास होते हैं बेसिक, और सर इन वन वांट कार्बन डाइऑक्साइड सल्फेट्स आर, हाँ आई थिंक यही है, मोस्ट सल्फेट्स। अच्छा हाँ सही कह रहे हो, आई थिंक इसमें पता है क्या होगा, इसमें ना कार्बोनेट रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें मसला पता है क्या आ रहा है, वैसे नॉर्मली जो है ना, ये दोनों कंडीशंस काइंड ऑफ हो सकती हैं ट्रू, ये जो तीनों हमने देखी ना यहाँ पे, बट इसके अंदर पता क्या हो रहा है, जो कार्बोनेट वाली इक्वेशन है ये ठीक है, ये बेस है, बट ये जो है ना अमोनियम जो नाइट्रेट है आपके पास, ये स्लाइटली आपके पास एसिडिक भी होता है। तो जब यहाँ पे आपके पास एक एसिड किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है ना, तो आपके पास यहाँ पे वो भी प्रोड्यूस हो जाता है, क्या कहते हैं, साथ ही साथ ना कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी आती है, ये मैं दिखाता हूँ ये असल में क्या इसका मकसद है। एक मिनट,
ये है एसिड की ना, हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे देखी थी कि जो एसिड्स हैं आपके वो रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ टू प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ना इस इक्वेशन की वजह से हमारे पास एम्बिग्युइटी आ रही है। तो यहाँ पे बेहतर ऑप्शन ये है कि इसमें आप खाली जो 2 और 3 वाली ऑप्शन है ना उसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे दो एंड डोंट गिव अ लॉट ऑफ प्रेफरेंस है, ठीक है। तो इसको ऐसा करो, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना इसको आप ऐसा करो, इग्नोर कर दो, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ना CO2 भी प्रोड्यूस होती है, तो इस वजह से इसको इग्नोर कर दो। आपके पास जब इस तरह की एम्बिग्युइटी आ जाए तो फोकस ऑन समथिंग दैट्स वेरी वेरी कॉन्क्रीट, ठीक है। तो वो आपके पास ऑप्शन 2 और 3 बनेगी, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास वो बनेगी जो NH3 होता है ना, अमोनिया बनेगा ही बनेगा। तो ये चीज़ समझ आई कि नहीं। बाकी इसमें जो इसकी जो कॉन्क्रीट लॉजिक है ना वो मैं आपको थोड़ा सा क्लास में मैं टेक्स्ट भी कर दूँगा बाद में, क्लास के बाद, ठीक है। इसमें कोई किसी का सवाल हो और तो बताओ। अच्छा, अब एक और चीज़ है, आपके पास सल्फेट्स क्या होते हैं, सल्फेट्स का भी हमें पता होना चाहिए। सल्फेट्स आपके पास जो होते हैं ना, मेजॉरिटी जो आपके पास सल्फेट्स होते हैं वो आपके पास एक न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट सल्फेट्स आर योर न्यूट्रल सॉल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फेट्स के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस वगैरह से बनते हैं, तो वो भी आपके पास ना अच्छे खासे न्यूट्रल होते हैं। तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे हमारे पास आता है एक और क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं, विच कंपाउंड विल नॉट प्रोड्यूस अमोनिया व्हेन हीटेड विद अमोनियम सल्फेट। तो कौन प्रोड्यूस नहीं करेगा अमोनिया, तो वही अमोनिया है। हमने यहाँ पे क्या करना है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट हमारे पास क्या है, न्यूट्रल एक सॉल्ट है, यहाँ इसको आप कह लो अमोनियम सॉल्ट है। तो अमोनियम सॉल्ट को बेस के साथ रिएक्ट करवाना है। तो क्या ये बेस है, ये बेस है, डेफिनेटली दिस इज़ अ बेस। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक मिनट बोल के, विल नॉट, अच्छा ठीक है, ये भी बेस है, तो ये भी अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, ये भी अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। ये आपके पास एसिड है। एसिड जब अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो इट वुड नॉट प्रोड्यूस अमोनिया। तो ये आपके पास इट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इट वुड नॉट प्रोड्यूस अमोनिया, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। ये चीज़ समझ आ गई है सबको, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ऑल क्लियर। अच्छा, इसके बाद वो हमें क्या कह रहा है, 6 पार्ट के अंदर वो कहता है विच टाइप ऑफ कंपाउंड विल लिबरेट अमोनिया व्हेन हीटेड विद अमोनियम सल्फेट। अच्छा, ये तो सेम नहीं हो गया। अच्छा, वो कह रहा है विल लिबरेट, तो एसिड तो कभी भी नहीं करेगा, गलत ऑप्शन। एल्कली, हाँ एल्कली करेगी। सॉल्ट भी कभी भी नहीं करेगा, सॉल्ट तो रिएक्शन होता ही नहीं है सॉल्ट के साथ। सॉल्ट एसिड, सॉल्ट एल्कली, नो रिएक्शन, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आपके पास अमोनिया प्रोड्यूस होगा। हो सकता है कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट आए जो कि रिएक्शन कर जाए लेकिन अमोनिया ना प्रोड्यूस करे, तो खाली एल्कली वाली सबसे कॉन्क्रीट ऑप्शन है। 7 में वो कह रहे हैं अमोनिया गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड विद अमोनियम क्लोराइड के आपके पास अमोनियम सॉल्ट है, तो दिस इज़ योर अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट से आपने एक अमोनिया प्रोड्यूस करना है, तो आपको इसको रिएक्ट करवाना है बेस के साथ। तो बेस क्या है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इज इट अ बेस, यस इट्स अ बेस। कैल्शियम सल्फेट मैंने आपको बताया, सल्फेट आपके पास क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूट्रल सॉल्ट्स डोंट रिएक्ट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड भी क्या करता है, नहीं रिएक्ट करता। मैग्नीशियम नाइट्रेट आपके पास क्या होते हैं, मोस्ट नाइट्रेट्स आपके पास क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, एक्सेप्ट फॉर अमोनियम नाइट्रेट। तो ये वाली ऑप्शन आपके पास गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी। ओनली ऑप्शन दैट्स ट्रू इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेस वुड रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई सबको, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सलार, अभियान, ओके। अच्छा, अब हमारे पास है यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, अमोनिया में बी ऑब्टेन फ्रॉम द अमोनियम क्लोराइड बाय हीटिंग विद एक्वस कैल्शियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर। तो वो कह रहा है अमोनिया जो है ना, अमोनिया में बी ऑब्टेन बाय अमोनियम क्लोराइड के आपके पास, अमोनियम क्लोराइड इज़ योर अमोनियम सॉल्ट एंड देन रिएक्शन हमारे पास क्या आता है, अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट करता है आपके पास एक बेस के साथ या एल्कली के साथ टू प्रोड्यूस अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेस आइडेंटिफाई करो। तो जो बेस है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, एक्वस कैल्शियम क्लोराइड। इज इट अ बेस, नो इट्स एन आयोनिक सॉल्ट। तो ये न्यूट्रल एक सॉल्ट है,
तो यहाँ पे आप कह सकते हो इट्स अ न्यूट्रल सॉल्ट, तो ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहा है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा एक बेस हो जाएगा। क्यों होगा बेस, बिकॉज यहाँ पे OH है, तो OH की प्रेजेंस की वजह से बेस है, आई थिंक यही ऑप्शन करेक्ट होगी। ये आपके पास एसिड है, तो ये तो कभी भी नहीं रिएक्ट करने वाला। वाटर भी आपके पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। वाटर भी आपके पास यहाँ पे इसके साथ कभी भी ना रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये आपके पास यहाँ पे ये वाली ऑप्शन होगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मौज़म, क्या हाल है, ठीक हो। अभी हमारे खाली अराउंड 10 क्वेश्चन हुए हैं, अभी 30 और क्वेश्चन रहते हैं इस शीट के अंदर, सारे क्वेश्चन आज ही करने हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें वो क्या कह रहा है, विच मेथड वुड नॉट प्रोड्यूस अमोनिया गैस। तो कौन सा मेथड अमोनिया गैस नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी ना वही वाली आपके पास ये वाली सेम रेपिटेटिव कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये थोड़ा सा लेकिन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अब आप लोग का। यहाँ पे वो कह रहा है हीटिंग कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस अमोनिया। अच्छा, अगर आप एक्वस अमोनिया को हीट करते हो, मतलब अमोनिया को दोबारा हीट कर देते हो, तो क्या अमोनिया प्रोड्यूस होती है, डेफिनेटली। इसको दोबारा हीट करोगे तो और अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएगी, तो अमोनिया यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये वाली ऑप्शन तो नहीं हो सकती, बिकॉज अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड हीटिंग अमोनियम क्लोराइड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ योर बेस एंड अमोनियम क्लोराइड इज़ योर अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट करता है बेस के साथ टू प्रोड्यूस मोर अमोनिया, यस। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगी, बिकॉज हम यहाँ पे नॉट पे फोकस करें, जो चीज़ नहीं प्रोड्यूस करेगी। अब वो कह रहे हैं हीटिंग अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट क्या है हमारे पास, अमोनियम सॉल्ट है। अमोनियम सॉल्ट जब रिएक्ट करता है एक बेस के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होता है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब वो कह रहे हैं हीटिंग अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट क्या है, अमोनियम सॉल्ट है। अमोनियम सॉल्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आ गया एसिड। तो ये क्या होगी, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी। एसिड प्लस अमोनियम सॉल्ट इज नो रिएक्शन, एसिड प्लस अमोनियम सॉल्ट इज नो इक्वेशन, वाटर प्लस अमोनियम सॉल्ट इज नो इक्वेशन, न्यूट्रल प्लस एनीथिंग इज नो इक्वेशन, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगी। सर इन वन वोंट कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ये तो पुराना है। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आ गई है। मज़म, सलार, बयान, हिबा, इज़ इट क्लियर। कोई इसमें सवाल हो या कन्फ्यूजन हो तो बताओ। ओके, ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, विच यूजेस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड आर करेक्ट, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड किस चीज़ में यूज़ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड आपका एज अ ब्लीच, नहीं तो इज इट यूज्ड एज अ रॉ मटीरियल, एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, नहीं तो एज अ रॉ मटीरियल इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, यस। एज अ फर्टिलाइज़र होता है, फर्टिलाइजर्स में यूज़, हमने देख लेते हैं, मैंने लिखवाई थी यहाँ पे शायद यूजेस वगैरह आप लोग को सल्फ्यूरिक एसिड के, नहीं होता ना, हाँ यहाँ पे है, बल्कि वेट मैंने लिखाया हुआ है। डिटर्जेंट्स में, फर्टिलाइजर्स में होता है, डिटर्जेंट्स में होता है, कार बैटरीज़ में होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट्स, कार बैटरीज़। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो रही है। फर्टिलाइज़र में हो जाता है, डिटर्जेंट्स, वैसे मुझे ना बात अभियान सही लग रही है आपकी, बट आई थिंक यहाँ फिर मैंने शायद गलत लिखवाया, मैं इसको ना क्रॉस चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया था, पर फर्टिलाइज़र में होता है और बैटरीज़ में होता है और साथ साथ डिटर्जेंट्स में होता है। अच्छा एक मिनट, वैसे इसको देखते हैं बना के। अच्छा अभी भी ना एम्बिगस है, मुझे वैसे कंफर्म करने दो। वैसे नाइट्रोजन, ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स में आप डेफिनेटली बात है नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये यूज़ करो, दैट्स करेक्ट। बट मुझे एक दफ़ा ना बस इसको चेक करने दो, क्रॉस चेक। क्योंकि मैंने भी ना यहाँ पे जो पुराने मेरे नोट्स हैं ना, उनसे रेफ़र करके मैंने चीज़ लिखवाई थी, तो हो सकता है मैंने कहीं बुक से देख के लिखवाई है। अच्छा होता है, देखो ये ना फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होता है, ये देखो। अब यहाँ पे हम इसकी लॉजिक में इतना नहीं जा रहे, लेकिन ये देखो ये वो क्या कहते हैं यहाँ पे कि फर्टिलाइज़र, द प्राइमरी यूज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ इन फर्टिलाइज़र। तो वो कह रहे हैं प्राइमरी यूज़ उसका फर्टिलाइज़र में, लेकिन करता क्या, डायरेक्टली आप उसको फर्टिलाइज़र में यूज़ नहीं करें, लेकिन वो कह रहे हैं इट कन्वर्ट्स फॉस्फेट
रॉक इनटू फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो वो कन्वर्जन के लिए खाली यूज़ होता है, एज अ डायरेक्ट रॉ मटेरियल नहीं यूज़ हो रहा, बट वो एज अ सब्सटीट्यूट मटेरियल यूज़ हो रहा है, बिकॉज फॉस्फोरस को फर्टिलाइज़र में यूज़ होने से पहले उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और वो आप ना एसिड से करते हो, तो ये ना फर्टिलाइज़र में भी होता है यूज़ इसका, ठीक है। तो ये भी एक इसका यूज़ है। अच्छा, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन होगी, ये भी ऑप्शन होगी, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपके पास खाली डी होगी, क्योंकि खाली ये वाली ऑप्शन बन रही है। 1 एंड 2 एंड 4 के साथ 2 नहीं बन रही, बिकॉज फूड प्रेजर्वेटिव में एसिड तो नहीं ना यूज़ करते। फ्रूट प्रेजर्वेटिव में किसी की बिरयानी में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे, वो बंदा कल कोई अल्लाह की तरफ पहुँचा होगा, तो वो फूड प्रिजर्व नहीं करेगा, वो बंदे को प्रिजर्व कर देगा फिर। अच्छा, अब 11 हमारा आ रहा है ऑप्शन, इसको एक मिनट, मुझे ना एक और भी आज सेशन था, वो मुझे पोस्टपोन करना पड़ेगा, आप लोग लंबा कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, विच आयन इज़ नॉट प्रेजेंट इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास क्या होता है, H2SO4, ठीक है। अब जो इसके अंदर H तो होगा डेफिनेटली, ये तो प्रोड्यूस होगा, फिर इसके अंदर आपके पास SO4 है, ये आई थिंक मैंने गलत लिखा हुआ है, इसके अंदर ना SO4 भी होगा, SO4-2 भी होगा, ठीक है। और अच्छा, अब ये वाली चीज़ आती है कि ये कैसे होगा, ये पता कैसे होगा, बिकॉज आप कर रहे हो यहाँ पे यूज़ डाइल्यूट। डाइल्यूट का क्या मतलब होता है, कंटेन्स वाटर, और अगर वाटर कंटेन करता है तो वाटर के अंदर हमारे पास कौन कौन से आयन्स होते हैं, एक होता है ये वाला आयन, एक होता है ये वाला आयन, तो इनडायरेक्टली हमारे पास ये भी यूज़ होगा, बिकॉज इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड और साथ साथ वाटर भी पड़ा हुआ है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। जो चीज़ नहीं यूज़ होगी वो ये होगी, तो दिस इज़ नॉट प्रेजेंट, ये सल्फाइड होता है, ये सल्फेट होता है, तो ये जो है ना ऑप्शन सी, दैट्स गोइंग टू बी आर करेक्ट ऑप्शन, ये इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। PDF में से ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है। कोई इसमें कन्फ्यूजन हो किसी और को तो बताओ। बाकी समझ आ गई, डाइल्यूट का मतलब समझ आ गया, डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर उसके अंदर है डेफिनेटली, ठीक है, और इसका मतलब है ज़्यादा पानी है, कम एसिड है आपके पास, तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके बाद वो हमें क्या कह रहे हैं कि विच सब्सटेंस इज़ नॉट अ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, तो सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चर में पता क्या क्या चीज़ यूज़ होती है, सल्फ़र यूज़ होता है, वाटर यूज़ होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड यूज़ होता है, बस एयर नहीं यूज़ होती, दिस इज़ अ फैक्ट, ठीक है, ये फैक्ट है, इसको याद कर लो आप लोग। तो इसके अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड भी यूज़ होता है, सल्फ़र भी होता है, वाटर भी होता है, इसके अंदर कोई मतलब समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ फैक्ट, यू गाइज मस्ट बी एबल टू मेमोराइज इट। अच्छा, ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे वो कह रहे हैं विच इज़ अ यूज़ ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यूज़ हमने देखे हुए हैं, फर्टिलाइज़र्स में होता है, फर्टिलाइज़र्स में कर लो, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं, अमोनिया नहीं, एज अ ब्लीच नहीं, ठीक है। तो ये भी फैक्ट है आपके पास, कोई भी इसमें मतलब याद करने वाली चीज़ नहीं है सच। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास ना ये वाली चीज़ आती है, यहाँ पे वो क्या कहते हैं, दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर ऑल करेक्ट। यहाँ पे वो कह रहे हैं एडिशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज दैट दी सोल्यूशन हैज़ अ pH वैल्यू ऑफ लेस दैन सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करते हैं तो उसका मतलब pH लेस दैन 7 होती है। यस, जारी सी बात है, एसिड जो आपके पास होते हैं उनमें pH कम हो जाती है, 7 से कम होती है। 7 होती है वाटर की pH, वाटर से कम होती है आपके पास एसिड, और इससे कम आपके पास होते हैं एसिड, और इससे ज़्यादा आपके पास क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हेन एक्वस बेरियम नाइट्रेट इज एडेड। आई थिंक दिस इज करेक्ट, ये ना टेस्ट में आ जाता है थोड़ा सा,
तो टेस्ट वगैरह जो हैं वो देखने पड़ने हैं, बट आई थिंक एक मिनट, वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म इन एक्वस बेरियम नाइट्रेट इज एडेड। अच्छा इसको खैर इग्नोर करो अभी। दी सोल्यूशन रिएक्ट्स विद कॉपर टू ऑक्साइड फॉर्मिंग अ, बल्कि ये वाली जो सेकंड स्टेटमेंट है ना ये नहीं होती, ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं है, ये नहीं है ऐसा कोई टेस्ट, मुझे नहीं याद पड़ता अगर हो। द सोल्यूशन रिएक्ट्स विद कॉपर टू ऑक्साइड फॉर्मिंग अ ब्लू सोल्यूशन। अच्छा कॉपर टू ऑक्साइड क्या होता है, ये एसिड है, ये आपके पास है बेस, तो बेस प्लस एसिड रिएक्शंस होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, और ये कॉपर ऑक्साइड जब मिक्स करता है सोल्यूशन के साथ तो इसका ब्लू कलर बन जाता है, तो ये भी आपके पास करेक्ट होगी। दी सोल्यूशन टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट फ्रॉम वाइट टू ब्लू, नहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 से 3 आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ समझ आ गई सबको, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कन्फ्यूजन हो तो बताओ, एनी प्रॉब्लम्स है? सर डू वी हैव टू मेमोराइज दीज कलर्स? नहीं मेमोराइज, हाँ बल्कि मेमोराइज करने पड़ते हैं जो कलर्स है ना, कलर्स पे भी मैं ऐसा करूँगा, एक एक्स्ट्रा सेशन रखवा दूँगा। अब ये वाली जो चीज़ है ना ये थोड़े से यही है, इसी तरह के मैराथन्स में करवा दिया करूँगा आप लोगों को, उसके अंदर हल हो जाएंगे इस तरह के इश्यूज़, ठीक है? बिकॉज आई डोंट थिंक नॉर्मल लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ें होंगी, बिकॉज नॉर्मल लेक्चर्स के अंदर नॉर्मली क्या होता है, सिर्फ एक सिस्टमेटिक वे में एक तरीका चल रहा होता है, और केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ होती है ज़्यादा, तो उसमें आई थिंक ज़्यादा एफर्ट चाहिए, और यू नो मुझे फिर खुद पहले चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उसमें फिर मैं ये करूँगा, एक ऐसी शीट प्रिपेयर कर लूँगा और उसमें डिफरेंट जो क्वेश्चन होंगे उनके हिसाब से क्या कलर्स आते हैं वो मैं एक दफ़ा बता दूँगा, फिर हम एक ना फाइनलाइज शीट कलर्स की बना लेंगे। होता पता है कि आपके पास कभी के बार आपका जो कलर होता है स्टैंड अलोन कलर्स डिफरेंट होते हैं, किसी सोल्यूशन के अंदर मिक्स करते हैं कलर्स डिफरेंट हो जाते हैं, किसी और चीज़ के साथ मिक्स कर दें आपकी कोई चीज़, उनके कलर्स और भी डिफरेंट हो जाते हैं, तो इस तरह करके आपके पास ना सिनेरियो बेस्ड कलर्स भी अक्सर हो रहे होते हैं, तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इट्स नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स लाइक, तो वो उस पर भी हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर लगा लेंगे कलर्स वगैरह पे, बस याद मुझे दिला देना। अच्छा अब वो कह रहे हैं द डायग्राम शोज सम ऑफ द यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विच टू ऑफ द नंबर्ड बॉक्सेस आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना वो फूड प्रिजर्वेटिव में भी यूज़ होता है और मैन्युफैक्चर ऑफ वुड पल्प में भी यूज़ होता है, प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड ख़राब कर देगा आपके वाटर को तो नहीं, कार बैटरीज नहीं, ये आपके पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है बट नॉट दिस, तो ये ऑप्शन बी बन जाएगी, फैक्ट है, यू हैव टू मेमोराइज दीज, ये यूजेस पता होने चाहिए। अच्छा इसके बाद अच्छा यहाँ पर ना अब आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे वो कहते हैं विच ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक, तो वो कहते हैं कौन से ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं ऑलवेज मेटल या मेटलाइट्स, तो ये एम्फोटेरिक होगा, एल्यूमिनियम मेटल है, कार्बन मेटल है नहीं है, नॉन मेटल है, तो ये नहीं होगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड Na2O। वैसे ये जो है ना, अच्छा इसमें भी ना वेरिएशन होती हैं, पता क्या यहाँ पे ये जो है ये आपके पास बिल्कुल ही ना बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी योर बेसिक ऑक्साइड, और ये जो है ये आपके पास हो जाएगा सल्फ़र भी गैस होती है, सल्फ़र भी आपके पास उसी ग्रुप में आ रहा होता है ना जो आपके पास कार्बन वाला ग्रुप होता है, तो ये भी एसिडिक हो जाएगा। अच्छा अब इसमें ना वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, ये जो है ये आपका एम्फोटेरिक होता है, मैंने आपको बताया था कि आपके पास एम्फोटेरिक में क्या होते हैं, नॉर्मली मेटलॉइड्स आ रहे होते हैं, लेकिन ऐसे मेटलॉइड्स आ रहे होते हैं जो कि बेसिक नहीं होते, जो कि बिल्कुल शुरू में ग्रुप्स आ रहे होते हैं ना, ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 3 हो गया, या ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये तो कन्फर्म्ड आपके पास बेसिक होते हैं। अब इनसे आगे आपके पास क्या आते हैं, इनसे आगे आपके पास स्टेयर केस वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, और उसमें सबसे कॉमन जो एलिमेंट होता है वो एल्यूमिनियम होता है, ये मैं दिखाता भी हूँ यहाँ पे, ये जो स्टेयर केस है इसके लिए ना आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, ये जो है ना ये चीज़ याद कर लो, ये जो मैंने यहाँ पे लिखवाई है मेटलॉइड्स प्लस मेटल्स, तो इसमें मेटल्स भी होते हैं मेटलॉइड्स भी होते हैं, तो दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जब आपके पास दो आपके पास मेटल्स आ जाए, उनमें आप कंफ्यूज हो जाए, तो यू हैव टू स्टिक टू दिस स्टेयर केस, ठीक है, तो आपको स्टेयर केस में रहना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ कि ये आपके पास स्टेयर केस है, और स्टेयर केस में देखो आपके पास ये एल्यूमिनियम कहाँ पर आ रहा है, ये आपके पास एल्यूमिनियम आ रहा है, ठीक है, तो दैट्स योर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे ना आपके पास एल्यूमिनियम आ जाएगा, और इसकी वजह से आपका ये वाली जो स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएगी। अब वगैरह द pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 2, व्हाट विल बी द pH ऑफ द एसिड आफ्टर द एडिशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ
सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपके पास क्या है, सॉल्ट है, और ये भी आपके पास कौन सा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, तो इसके अंदर कुछ भी डालो कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला, तो यहाँ पे 2 ही आपके पास ऑप्शन रहेगी। तो ये चीज़ क्लियर होगी, ये दोनों MCQs। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। एनी कन्फ्यूजन सो फार? अच्छा, ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, विच रो करेक्टली डिस्क्राइब दी ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, ठीक है, दैट्स एम्फोटेरिक, तो इसको कट करो, इसको कट करो। पोटेशियम ग्रुप 1 ग्रुप 2 में होता है, तो ये आपके पास मेरे ख्याल में ग्रुप 2 में होता है, शायद ग्रुप 1 में होता है, तो ये बेसिक ही होगा, तो जहाँ पे बेसिक ही होगा, ठीक है। Mg भी आपके पास ग्रुप 2 में होता है, तो ये भी बेसिक होगा, तो इस ऑप्शन को करेक्ट करो, ये वाली ऑप्शन आपके पास रह जाती है। सल्फर क्या एसिडिक है, तो ये हमने ऊपर भी देखा था, सल्फर एसिडिक है। अब वो कह रहे हैं विच पेयर ऑफ सब्सटेंसेज रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर ओनली। सॉल्ट एंड वाटर आपके पास क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये एक्व सोडियम क्लोराइड देखो, ये आपके पास क्या है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट रिएक्ट किसके साथ करवा रहा है, वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो सिल्वर नाइट्रेट आपके पास एक और सॉल्ट आ गया, ठीक है, तो सॉल्ट प्लस सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो नहीं है, तो ये तो गलत बात होगी। एक्व सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, बेस है, बिकॉज OH आइंस आ रहे हैं, एंड देन एथेनोइक एसिड ये आपके पास आ रहा है, एसिड आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं आपके पास, तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, आपके पास प्रोड्यूस हो जाता है, आप कह लो हाँ, आपके पास सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगी। ये कार्बोनेट आ रहा है एंड देन एसिड, कार्बोनेट प्लस एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है CO2 प्लस H2O प्लस सोल्ट। अब इसमें वाटर ये तो आ रहा है, लेकिन ये देखो ये वर्ड क्या कह रहा है, ओनली का कीवर्ड है। अब जो बच्चा बेचारा जिसने नहीं जल्दबाजी में पढ़ा होगा वो ये मिस कर देगा और वो गलती से ये कर देगा, गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये मसला हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ आ रही है इसकी वजह से। जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नो, ये भी नहीं प्रोड्यूस करता। ये आपके पास प्रोड्यूस क्या करेगा, जिंक प्लस HCl है ना, तो क्या जिंक डिस्प्लेस करेगा HCl को, आई थिंक जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कर देना चाहिए। वैसे रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो देखनी पड़ेगी, आई थिंक वैसे कर देना चाहिए। एक मिनट, मुझे ना रिएक्टिविटी सीरीज़ दोबारा देखने दो, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से होता है, तो विल हैव टू सी दैट। तो ये आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज़ है। जिंक कहाँ पे गया हमारे पास, जिंक तो है ही नहीं यहाँ पे, हाँ ये है, दिस इज़ आवर जिंक एंड H हमारे पास क्या है, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पे आपके पास जो जिंक है वो बन जाएगा जिंक Cl एंड देन यहाँ पे आ जाएगा H2, तो ये इक्वेशन बनेगी। लेकिन वही बात है, आपके पास सॉल्ट प्लस वाटर तो नहीं बन रहा, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो ये चीज़ समझ आइए सबको, किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, एनी कन्फ्यूजन एट ऑल? ठीक है, सबको समझ आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, 19 भी हो गया हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहे हैं कि विच रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे H2SO4 है और NH3 है। अच्छा, NH3 आपके पास क्या होता है, NH3 इज़ स्लाइटली बेसिक, तो ये बेस होता है, और ये जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एसिड है, तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये भी आपके पास एसिड है एंड देन ये BaCl, ये तो आपके पास सॉल्ट आ गया, ये होगी ना गलत बात, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, बिकॉज नॉट की बात करें। ये आपके पास है एसिड एंड देन कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर कौन सा है, मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं इन नेचर, तो यहाँ पे बेस है, तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं, तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन है, एसिड प्लस बेस। एंड देन ये आपके पास है यहाँ पे एसिड और ये आपके पास है यहाँ पे बेस है। NaOH भी जो आपके पास होता है ना, वो आपके पास क्या चीज़ होती है, वो आपके पास बेस होता है, तो ये भी आपके पास लास्ट में एसिड बेस रिएक्शन बन जाएगा। तो ओनली ऑप्शन दैट्स करेक्ट इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन बी। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आती है कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये बी, बिकॉज यहाँ पे एसिड प्लस एक न्यूट्रल सॉल्ट आ रहा है, क्लोराइड बेरियम क्लोराइड वाला, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है सबको, किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।
ठीक है, ये चीज़ होगी। अब वो हमें क्या कह रहे हैं, विद सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ द कंपाउंड वुड हैव द लोएस्ट पीएच। एथेनोइक एसिड वीक एसिड है आपके पास, ठीक है, ये वीक है, और ये आपके पास है स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड देन ये आपके पास है वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आपके पास है न्यूट्रल। तो ये तो नहीं हो सकता, इसका तो लोएस्ट नहीं हो सकता, इसका 7 होगा। तो इसका ये भी आपके पास ना वीक एसिड ही है। और ये आपको पता किस तरह चलेगा, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ से पता लगेगा, ठीक है, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज़ आपके पास ना ऊपर मैंने पेस्ट की हुई है, तो उसको जाके देखना, इसके अंदर एसिड की स्ट्रॉन्ग जितनी इंटेंसिटी है उसकी रिएक्टिविटी है। तो ये भी नहीं हो सकता वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, ऑप्शन बी होगी, ठीक है, पता लग रहा है। लेकिन स्टिल आप उस स्टेटमेंट को याद कर लेना, व्हाट इफ़ यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना हो तो वो एथेनोइक एसिड और इसके दरमियान कंपैरिजन करता है। आई कैन अश्योर यू गाइस कि यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, एथेनोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इवन ये मुझे भी ये एसिड याद नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे पेस्ट करवाई हुई है चीज़, जिसको आप यहाँ पे मेमोराइज कर सकते हो। तो आई थिंक वैसे एथेनोइक एसिड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा। यहाँ पे होगी ये चीज़, ये है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है एथेनोइक, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, एंड देन एथेनोइक एसिड कहाँ पे चला गया, होगा कहीं ना कहीं है, नहीं बना हुआ। ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट और नहीं है। अच्छा, हाइड्रोजन वो है नहीं यहाँ पे, लेकिन ना वो भी बहुत ज़्यादा ना लो होता है, तो उसको भी खैर इग्नोर करो। हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चलो नहीं है। एक मिनट, मैंने इसका भी यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि इनमें से कौन सा ज़्यादा। अच्छा, इसमें ना आपके पास एथेनोइक एसिड ना ज़्यादा वीक होता है, ठीक है, तो एथेनोइक एसिड इज़ मोर वीकर। तो यहाँ पे एक मैं चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप लोग देख लेना कि अगर कोई भी आपसे पूछे ना कि एथेनोइक एसिड और इनके दरमियान कंपैरिजन आ भी जाता है बिलफर्स, ठीक है, तो एथेनोइक एसिड इज़ लेस वीकर। अच्छा, इसकी भी ना मैंने लास्ट टाइम अराउंड आपको एक चीज़ बताई थी कि जो एथेनोइक एसिड होता है ना वो खानों में यूज़ होता है। तो कार्बोनेट थोड़ा सा स्केरी सा एसिड लग रहा है, बट ये आपके पास ना ये होता है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि एथेनोइक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इस पे फोकस करना है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 4.8 है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी है। तो ये जो कार्बोनिक एसिड होता है इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ना ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, तो एथेनोइक एसिड इज़ ज़्यादा वीकर। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन मिलेगी। अब अगर विच स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्साइड्स इज करेक्ट, अ बेसिक ऑक्साइड इज एन ऑक्साइड ऑफ अ नॉन मेटल। अच्छा, बेसिक ऑक्साइड जो होता है हमेशा नॉन मेटल का होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, हमेशा मेटल का होता है। एसिडिक ऑक्साइड कंटेन आयोनिक बॉन्ड्स। अच्छा, इसको स्किप करते हैं अभी। एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड कंटेन्स अ मेटल, यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मेटल्स प्लस मेटोलाइड्स, तो मेटल्स और मेटोलाइड्स एक ही चीज़ होती है, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शन जो ये वाली है ना, वही वाली डायरेक्ट हो जाएगी। बेसिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज गैसेस, नहीं, ये मेटल्स होते हैं आपके पास, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एसिडिक ऑक्साइड्स कंटेन आयोनिक बॉन्ड, ज़रूरी नहीं है। एसिडिक ऑक्साइड्स में पता क्या हो सकता है, आपके पास बेसिकली क्लोरीन हो गया, आपके पास सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे एसिडिक, सल्फ़र हो गया आपके पास, ये सारे ना एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये जो सल्फ़र है, सल्फ़र और ये जो क्लोरीन है, ये एक साथ में भी तो रिएक्शन बना सकते हैं। मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स नॉन मेटल्स के दरमियान होते हैं। तो नॉन मेटल्स हमने पढ़ा है हमारे पास। अच्छा, गौर से बात सुनो, नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके पास एसिडिक होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग भी तो कर सकते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है हमारे पास कि एसिडिक हमारे पास हमेशा आयोनिक हो भी सकता है, आयोनिक बॉन्ड्स कंटेन करते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो इस चीज़ का यहाँ पे पता होना चाहिए।
ठीक है, ये चीज़ होगी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अब यहाँ पे ऐसा करता हूँ जो शीट में मुश्किल क्वेश्चन है ना वो मैं आप लोग करवा देता हूँ, बाकी फिर जो मैं स्किप कर रहा हूँ वो आप लोगों का फिर होमवर्क होगा और सब ने करना है, ठीक है। और अब मुझे, क्योंकि मैंने आंसर्स यहाँ पे दिए हैं ऑलरेडी, तो व्हाट आई वुड बी नीडिंग फ्रॉम यू गाइज इज़ अ थ्योरेटिकल आंसर, ठीक है। आपने हर ऑप्शन के नीचे मुझे बताना है कि कौन सी ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है, कौन सी ऑप्शन क्यों करेक्ट है। तो इसी तरह करके मैं आंसर्स एक्सेप्ट करूँगा, खाली मैंने ABCD करके आंसर एक्सेप्ट नहीं करना। विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, एंड देन ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एसिड। तो वो कहता है कि विच इक्वेशन रिप्रेजेंट रिएक्शन बिटवीन दीज, और ये आयोनिक इक्वेशन है। आयोनिक क्यों है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास पूरी स्टेटमेंट्स या हाफ ऑफ स्टेटमेंट्स है और पावर्स के साथ है। जो भी ऐसी स्टेटमेंट्स है जो पावर्स के साथ हो, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट के साथ हो, वो इसका मतलब आयोनिक है। तो यहाँ पे इसको लिख लो पहले। यहाँ पर आपके पास आता है HCl एंड देन प्लस आपके पास आता है यहाँ पे NaCl, एंड देन ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म H जो है वो इसको डिस्प्लेस करता है। और यहाँ पर देखिए एक मिनट, HCl प्लस, ये मैंने गलत लिख दिया, HCl प्लस NaOH होगा। HCl प्लस NaOH, तो Na जो है वो रिएक्ट करता है इसके साथ, तो ये यहाँ पे बन जाता है NaCl। सॉल्ट प्लस वाटर बनता है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, एंड देन यहाँ पे H2O बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने आयोनिक इक्वेशन बनानी है, तो हमने क्या करना है, बारी बारी इनकी पावर्स लिख देते हैं। इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर -1 होगी, इसकी भी पावर -1 होती है, ये हमें फैक्ट है। और इनकी पावर्स किस तरह पता चली, ग्रुप नंबर से। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की पड़ी होती है। हाइड्रोजन वैसे गेन भी कर सकता है, लूज़ भी कर सकता है। अगर हाइड्रोजन आपका इस साइड पर है तो वो हमेशा प्लस होगा, अगर हाइड्रोजन आपका इस साइड पे है तो वो माइनस हो जाएगा। ये चीज़ पता ना आप लोगों को, नहीं पता, इसके ऊपर भी एक सेशन आई थिंक लगाऊंगा मैं, ठीक है। बिकॉज ये केमिस्ट्री के अंदर छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल भी ना पता नहीं चल रही होती, लेकिन जब MCQs आते हैं तो मसला हो जाता है उनमें। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस एंड देन माइनस, एंड देन ये भी होगा प्लस एंड देन माइनस। और ये जो H2 होता है, H2 खैर छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, ये आपके पास एक पूरा कंपाउंड है और इस पूरे कंपाउंड की पावर 0 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपने आयोनिक इक्वेशन में करते क्या हो, आयोनिक इक्वेशन में जो ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनकी ऑक्सीडाइजेशन स्टेट लेफ्ट साइड और राइट साइड पे सेम होती है, उनको आप ख़त्म कर देते हो। H की क्या है, ऑक्सीडाइजेशन स्टेट प्लस है, अच्छा खैर, और यहाँ पे आगे ये H2 हो गया, कुछ और हो गया। और वैसे इसमें भी अगर हम देखें, यहाँ पे H2O की अगर निकालने की कोशिश करें तो वो भी हम देख सकते हैं, H2O को भी हम सेपरेटली ना H2O को भी निकाल सकते हैं। अब हमें इसमें पता है कि हमारे पास जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन की पावर -2 होती है, ये फैक्ट है, ग्रुप नंबर से पता है। अब आपने हाइड्रोजन की फाइंड आउट करनी है, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आपके पास 2 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नॉर्मली +1 होती, लेकिन सिंस यहाँ पे 2 भी है तो ये +2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट्स एक्चुअली वर्किंग दिस टाइम अराउंड। एक मिनट, बल्कि शायद कोई मैंने मसला तो नहीं कर दिया इसमें, एक मिनट, मुझे ख़ुद भी ना इसको थोड़ा सा कंफर्म करना था, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें। अच्छा, अगर ऑक्सीजन हमारे पास है -2 और मैं कहता हूँ कि H2O है, इसको मैं कह लेता हूँ है x है मेरे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x -2 = 0। टोटल कंपाउंड की 0 होती है ना, तो ये मेरे पास बन जाएगी x = 1, लेकिन स्टिल आई थिंक इसकी ना फॉर सम रीज़न ऐसे होना नहीं चाहिए। +1 ठीक है, +1 यहाँ पे जाएगा तो गायब हो जाएगा, -2 रहेगा, ओके। अच्छा, इसमें ना, इसमें ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ऑल्दो आपके पास ना, अब यहाँ पे मसला पता क्या है, यहाँ पे जो H+ है ना, यहाँ पर भी H+ की 1 ही बन रही है, यहाँ पे ना 1 बन रही है पावर। लेकिन आई थिंक यहाँ पे जो लॉजिक होती है ना, अब इसमें मैं कंफर्म आपको बाद में कर दूँगा, ये मुझे याद दिलाना। लेकिन आई थिंक जब हम आयोनिक इक्वेशन देख रहे होते हैं ना, तो जो कंपाउंड्स होती है, कंपाउंड्स की ना कहो, आपके पास जो H2 होता है ना, उसकी आप सेपरेटली यहाँ पे ऐसे नहीं देख रहे होते। क्यों नहीं देखना आपने, ऑल्दो यहाँ पे इसकी पावर +1 ही आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 थी, यहाँ पे भी 1 थी, लेकिन यहाँ पे पता है क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे इसके 2 एटम्स हो गए हैं, ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से हम इसको सेम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इस वजह से हमने H को डिलीट नहीं करना, तो ये यहाँ पे लॉजिक है। हालांकि यहाँ पे H की +1 ही बन रही है और यहाँ पे इसकी -2 बन रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे
2 आ गया और यहाँ पे खाली 1 एटम था, तो इस वजह से आई थिंक हमने इसको नहीं डिलीट करना। ये मैं कंफर्म भी कर दूँगा, मोस्ट प्रोबेबली यही लॉजिक होगी। बाकियों को देख लो, एच आपके पास डिफरेंट है, यहाँ पे एच का 1 एटम है, यहाँ पे 2 है, तो एच को आप यहीं पर ही रहने दो प्लस Cl-1 एंड देन यहाँ पे Cl भी-1 एक ही है, तो इनको आप डिलीट कर सकते हैं। देखो एटम भी एक है, एटम भी एक है, पावर भी एक है, तो यहाँ पे आके आप इसको डिलीट कर दो, ये आपके पास फिर बन जाएगा प्लस Cl- एंड देन इक्वल्स टू Na को देखो, Na को देखो सेम है, तो Na को भी डिलीट कर दो। तो एक मिनट, यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, Cl को तो हमने डिलीट करना था ना, तो Cl को डिलीट करो, OH को रहने दो, OH क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, OH यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे आगे पता नहीं क्या ही बन गया, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा OH- एंड देन Na भी डिलीट हो गया क्योंकि Na भी सेम है लेफ्ट राइट साइड पे, Cl भी लेफ्ट राइट साइड पे सेम है, आपके पास खाली क्या बच गया, H2O बच गया। तो ये आपके पास इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे देखो कौन सी इक्वेशन बनती है, H प्लस एंड दिस, तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन। एंड प्रो टिप ये है आप लोगों के लिए कि आयोनिक इक्वेशन ऑफ एसिड बेस या आप कह लो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस इज ऑलवेज दिस, हमेशा ये होती है, इज ऑलवेज H प्लस OH- इक्वल्स टू H2O, तो हमेशा इसकी होती है। तो अगर कभी कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो हमेशा याद रखो एसिड बेस इक्वेशन जो होती है ना, ये एसिड बेस है ना, तो इनकी आयोनिक इक्वेशन हमेशा ये होती है, नो मैटर व्हाट एसिड बेस यू टेक, ठीक है। बेशक आप नाइट्रोजन ले आओ या अमोनिया ले आओ, अमोनिया वाला एसिड ले आओ, इट रिमेन सेम, ठीक है, ये चीज़ होती है। बाकी इसमें हाँ ये चीज़ आप लोगों ने याद करने वाली बात ज़रूर है कि इसके अंदर ना आपने क्या करना होता है कि, अच्छा क्या बताना था मैंने, इसमें ये था कि ये चीज़ मेमोराइज़ ना करो, इसको फिर भी समझना क्यों है, बिकॉज हो सकता है आपके पास एसिड बेस आयोनिक इक्वेशन ना आए, वो किसी और की आयोनिक इक्वेशन के बारे में पूछ रहे, तो फिर आप लोग फंस सकते हो, ठीक है, तो तब आप लोग फंस जाओगे और वो फिर मसला होगा, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों ने थोड़ा सा ना फोकस करना है कि हर चीज़ पे आपने गौर व फिक्र करनी है थोड़ी सी। अच्छा अब ये 27 वाला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल था, ये भी मैं करवा देता हूँ। आसान क्वेश्चन मैं आप लोग को छोड़ा और ये अब करके लाने आप सबने। अच्छा अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड X गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयंस इन द एक्वा सोल्यूशन, X रिएक्ट्स विद अमोनियम कार्बोनेट टू गिव एन एसिडिक गैस। अच्छा अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट के साथ कोई चीज़ रिएक्ट करती है, आपने बताया आपके पास X रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो X आपके पास जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो एक एसिडिक गैस बनी जाए। एसिडिक गैस पता क्या होती है, एसिडिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कॉमन एसिडिक गैस, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस सॉल्ट, और ये वाला रिएक्शन कब होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक एसिडिक गैस है वो कब प्रोड्यूस होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास एसिडिक गैस होती है। क्यों होती है एसिडिक गैस, बिकॉज कार्बन आपके पास नॉन मेटल होता है एंड कार्बन का जो ऑक्साइड है वो आपके पास फिर क्या बन जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड बन जाएगा, तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कॉमन रिएक्शन आता है, कौन सा रिएक्शन आता है, ये आपके पास होता है कार्बोनेट्स प्लस एसिड रिएक्शन, तो ये जो X आएगा ये एसिड होगा। एसिड्स को जब आप रिएक्ट करते हो कार्बोनेट्स के साथ तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है, ये ऊपर जाके नोट्स में आप देख सकते हो भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एसिड ढूंढना है, तो एसिड ढूंढो, ये तो बेस है तो ये गलत हो जाएगा, ये एसिड है कह सकते हैं, ये बेस है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली ऑप्शन हो सकती है, ये वाली ऑप्शन हो सकती है। अब इसमें फर्दर डिवाइड किस तरह करना है, यहाँ पे उसने आपको कहा था कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड X गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयंस इन द एक्वा सॉल्यूशन, तो वो कह रहा है सिर्फ जो 1 मोल है ना वो रिएक्ट करता है और वो दे देता है आपको 3 मोल प्रोड्यूस करके दे देता है, मतलब एक आपने मोल यूज़ किया है और 1 मोल से आपको आउटपुट कितनी आ गई है, 3 मोल्स की आउटपुट आ गई है, तो दिस इज़ योर इनपुट एंड दिस इज़ योर आउटपुट। तो ये किसके साथ हो सकता है, एथेनोइक एसिड के साथ हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब इसमें जो बात अच्छी है वो ये है कि ये आपके पास ना वीक एसिड होता है और ये आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत अच्छे तरीके से आयोनाइज करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड आप कह लो आसान लफ्ज़ों में कि ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो जो चीज़ ज़्यादा एफिशिएंट होती है वो कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट देती है, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या करेगा, ये एथेनोइक एसिड पता क्या करेगा, एथेनोइक एसिड 3 मोल्स ले लेगा और तीन इनपुट लेगा और 3 इनपुट की जगह एक आउटपुट आपको दे देगा, तो दिस इज हाउ एथेनोइक एसिड वुड प्रोबेबली ऑपरेट। ये इनएफिशिएंट है बिकॉज वीक है, ये आयोनाइज होता ही नहीं सही तरह आपके पास उनके अंदर, लेकिन ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एक ही मोल इसका काफ़ी होगा टू प्रोड्यूस 3 मोल्स, और इसके लिए आपको शायद 3 मोल्स लगाने पड़ जाए टू जस्ट प्रोड्यूस 1, तो इस वजह से आपने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को चूज़ करना है। तो ये चीज़ क्लियर हुई है सबको, समझ आइए कि इसमें क्या लॉजिक थी, 2 स्टेप लॉजिक थी।
पहले हमने देखा एसिड यूज़ हो रहे हैं, फिर हमने देखा कौन सा एसिड यूज़ हो रहा है। किसी को ना समझ आया? मज़म, सलार, हिबा, क्लियर है? अच्छा, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं विच सब्सटेंस डज नॉट प्रोड्यूस कॉपर टू सल्फेट व्हेन एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, तो यहाँ पे एसिड है, तो वो कह रहे हैं कौन सा हमारे पास यहाँ पे है जो कॉपर सल्फेट होता है। सल्फेट मैंने आपको बताया एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, तो न्यूट्रल सॉल्ट आपके पास कैसे प्रोड्यूस हो सकता है? अगर आप इस एसिड को रिएक्ट करवा लो किसी बेस के साथ तो न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ पे देखो बेस कौन कौन है, कार्बोनेट। अच्छा, कार्बोनेट के साथ जब आप करोगे तो आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? आपके पास होगा यहाँ पे कॉपर, एंड देन कॉपर 2 है ना, यहाँ पे CO3-2 आता है, एंड देन कॉपर भी 2 है, तो ये चीज़ हो जाएगी। एंड देन आपके पास ये प्लस होगा, प्लस होके ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, COSO4 आएगा, एंड देन प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे CO2, एंड देन प्लस आपके पास H2O। तो कॉपर सल्फेट तो बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे तो प्रोड्यूस हो रहा है। कॉपर हाइड्रोक्साइड को देखो, कॉपर हाइड्रोक्साइड में क्या हो रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड देन प्लस आपके पास आ रहा है H2SO4, तो ये एसिड बेस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो सकता है। CuSO4 आ जाएगा, एंड देन प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे H2O, ठीक है, ये चीज़ होगी। एंड देन कॉपर ऑक्साइड फिर आपके पास बेसिक है, और ये आपके पास H2SO4 है, तो इन दोनों को रिएक्ट करो, एंड देन रिएक्ट करोगे तो आपके पास क्या होगा, CuSO4। अच्छा, SO4 के साथ मैं 2 क्यों नहीं लिख रहा, पता क्यों नहीं लिख रहा मैं 2? यहाँ पे आपके पास ये 2 है, CO3 की पावर -2 होती है, और जो कॉपर है उसके साथ 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी +2 आ रहा है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 यहाँ पे जाएगा, तो 2 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। बेसिकली आपके पास पता क्या होगा, आपके पास ऐसे होगा, Cu+2 है ना, एंड देन CO3 है -2, एंड देन दोनों को इस तरह रिएक्ट करो तो आपके पास यहाँ पे 2 आएगा, एंड देन आपके पास यहाँ पर 2 आएगा। लेकिन इन दोनों को आप जब सिंप्लीफाई करते हो तो ये दोनों कट होके आपके पास खाली ये चीज़ आ जाती है। एंड सेम इज़ हैपनिंग एट CuSO4। SO4 का भी -2 होता है, Cu का ये होता है, तो इस वजह से ना सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये चीज़ होगी, एंड देन यहाँ पे भी ये बन रहा है, एंड देन H2O भी बनेगा। अब यहाँ पे ये देख लो, ऑप्शन है जो नहीं थी, वो आपके पास क्या होगा, कॉपर, एंड देन कॉपर रिएक्ट करेगा आपके पास H2SO4 के साथ। ये मेरे ख्याल में रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज आई थिंक रिएक्टिविटी सीरीज़ का मामला है। कॉपर ने अब डिस्प्लेस करना है यहाँ पे H2 को, हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे देखो रिएक्टिविटी सीरीज़ में यहाँ पे आपके पास अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये जो कॉपर है ना, कॉपर ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, तो कॉपर आपके पास है यहाँ पे बैठा हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पे। तो हमने क्या पढ़ा था, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, तो रिएक्शन तो यहाँ पे ना होना ही नहीं है फिर, ठीक है। तो नो रिएक्शन इज़ पॉसिबल। मतलब थोड़ा सा दूर बैठ जाओ। देखो आज तो असल फ्लेयर हो गया उसके अंदर। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर मैं छुट्टी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है ना बहुत आसान है, ठीक है। 34 सिमिलर है, सिमिलर टू व्हाट वी डिड हियर, ओके। अच्छा, यहाँ पर आपके पास है ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि द टेबल गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट 3 इंडिकेटर्स। मिथाइल ऑरेंज येलो कब देता है 4 pH पे, ये ब्लू कलर कब देता है 6.5 पे, ये पिंक कलर कब देता है 9 पे। अब वो कह रहा है इफ़ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ दीज इंडिकेटर्स वर मिक्सड, अगर इन सारे इंडिकेटर्स को मिक्स कर लो, विच कलर वुड बी ऑब्जर्व्ड एट pH 5, ठीक है। तो pH 5 पे क्या कलर ऑब्जर्व होगा, तो इन तीनों को आपने मिक्स करना है। तो इनको आसान तरीका ये है इसका फाइंड करने का, तीनों को अगर मिक्स करना है सेम क्वांटिटी, तो तीनों को ऐड करो, 4 + 6.5 + 9, और तीनों की एवरेज ले लो, बिकॉज जारी सी बात है जब इनको मिक्स कर दोगे इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो इनकी एवरेज के इक्वल्स टू होगा। तो जब इनकी एवरेज लेके इनको मिक्स करोगे ना, तो आपके पास रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा 6.5, और 6.5 पे आपके पास कलर क्या बन रहा है, ब्लू बन रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपके पास लो pH हाई, एक मिनट, pH एट विच दी, एक मिनट बल्कि, वेट अ सेकेंड, आई थिंक ये ना मैंने थोड़ा सा जल्दी में सॉल्व किया था, तो मैंने इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से नहीं पढ़ा। अच्छा, इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज है, रेड से येलो हो रहा है, कलर चेंज हो कब रहा है,
4 पर हो रहा है, ठीक है। नहीं, आई थिंक सही है। वो पता है क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पहले लो पीएच पे रेड कलर होता है और जैसे पीएच आपके पास 4 हो जाती है मिथाइल ऑरेंज के अंदर, उसका कलर येलो हो जाता है। और इसी तरह वो यहाँ पे हमें कह रहा है जो आपके पास ब्रोमो हेमल ब्लू है उसका जो कलर होता है वो येलो होता है, और जैसे ही आपके पास जो पीएच होती है वो 6.5 होती है तो कलर ब्लू हो जाता है। और ये बात है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, सो pH 5, ओ अच्छा हाँ सही है। देखिए एक मिनट। If the equal volumes of these, which color would be observed at pH 5? हाँ सही कह रहे हो, ये मेरी मिस्टेक है, ये मार्किंग सी मिस्टेक है, इसको इग्नोर करो। pH 5 पे आपके पास 6.5 आ रहा है ना, ठीक है। आपके पास एवरेजली तो आपके पास 6.5 आ गया, तो इसका मतलब है 6.5 आपके पास काइंड ऑफ ये वाली चीज़ है, ठीक है। और 6.5 अभी आपके पास है नहीं, 5 है, तो आपके पास यहाँ पे येलो होगा, तो येलो इज़ गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। इसमें मार्किंग स्कीम का एरर है तो इसको इग्नोर करना, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी और को तो बताओ। अच्छा एक और सवाल था, ये 40 ये भी थोड़ा सा ना टफ क्वेश्चन था, ये भी मैं करवाता हूँ आप लोगों को। अच्छा यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट इज़ यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, एक्वस एल्यूमिनियम सल्फेट इज़ एसिडिक। द टेबल shows the result of the test on 4 different samples of the treated water to which sample had an excess aluminium sulfate been added। अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास ये एसिडिक है तो आप इसको वाटर में डाल रहे हो और एक्सेस को आप डाल रहे हो, एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो इसकी पीएच जारी सी बात है 7 तो नहीं हो सकती, 11 भी नहीं हो सकती, 7 न्यूट्रल है, 11 एल्कलीन है, तो इन दोनों में से कोई होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास वो कह रहे हैं रिएक्शन विद एन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया। तो अब आपने क्या करना है, अब आप इन दोनों के दरमियान ना कन्फ्यूज हो। अब ये जो है ना, ये आपके पास एक टेस्ट है। अब ये टेस्ट क्या है ये मैं बताता हूँ। आई थिंक ये जो टेस्ट है ये मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा, मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अच्छा ये है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो एक्सेस एमोनियम सल्फेट है वो रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम जो सल्फेट है वो रिएक्ट करता है एक्वस अमोनिया के साथ। तो ये देखो इफेक्ट ऑफ एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया डालोगे एल्यूमिनियम के अंदर क्या बनेगा, यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो आपने कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है, आपने ए वाली ऑप्शन चूज़ करनी है, बिकॉज उसमें साथ साथ क्या चीज़ फॉर्म हो रही है, वाइट प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है। तो ये चीज़ समझ आई सबको? इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ऑल क्लियर? अच्छा एक सवाल और कर लो। अच्छा इसमें वो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिएक्शंस ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज़ नॉट अ टिपिकल रिएक्शन ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये यहाँ पे आपके पास क्या है, ये है आपके पास बेस एंड देन ये है आपके पास एसिड, तो ये आपके पास हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो दैट्स योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड देन ये आपके पास है बेस कॉपर ऑक्साइड एंड देन ये है एसिड, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तो टिपिकल है ना, बहुत टिपिकल रिएक्शन है। एंड देन ये आपके पास क्या है, ये नाइट्रेट आ रहा है, नाइट्रेट आपके पास क्या होता है, सॉल्ट होता है। और ये कौन सा है, अमोनियम, नहीं अमोनियम सॉल्ट तो नहीं है, ये आपके पास है एसिड है। अच्छा एसिड प्लस सॉल्ट, इंटरेस्टिंग ना, मुझे लग रहा है ये, हाँ ये ऑप्शन टिपिकल नहीं है, बिकॉज सॉल्ट तो इसके साथ मतलब रिएक्ट ही नहीं करता, ये मतलब क्या कर रहा है, सॉल्ट एसिड रिएक्शन हमने पढ़ा ही है। ये आपके पास है कार्बोनेट और ये है आपके पास एसिड, ये तो बड़े फेमस रिएक्शंस होते हैं। तो ये ऑप्शन सी जो है वो आपके पास नॉट अ टिपिकल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी इट। ये चीज़ मुझे बताओ सबको समझ आए? यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन यहाँ पे स्किप किए, 21, 22, 23, हाँ ये भी होता है, 23 मिस कर दिया, 23 मिस किया, 20, 23, 24, 26,
तो आप लोग का होमवर्क हो जाएगा 23, 24, 26, 28, 29 एंड देन 30 के बाद कौन से मिक्सअप किया हमने, 31 से लेकर 34 तक, एंड देन आपके पास आएगा 31 से लेकर 34 तक और 36 से लेकर 39 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास है यहाँ पे, इसका फिर वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये बहुत आसान है। अब इसमें करना कि आप लोगों ने ना मुझे इसको चेक करना है खुद से और मुझे लॉजिकली बताना है कि कौन सी आपके पास सवाल यहाँ पे समझ आया है, कौन सा नहीं आपको समझ आया, और इसके पीछे आपने रीज़निंग जो है ना वो भी मुझे रीज़निंग्स बतानी है। या इसमें मैं आसानी ये कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, मौज़म तुम्हारे लिए आसानी में ये कर सकता हूँ कि इसमें ना वॉइस नोट मुझे भेज दो, हर MCQ का मुझे बस वॉइस नोट भेज दो कि सर ये चीज़ ये हो रही है, ताकि मैं रीज़निंग बस सुन लूँ और मुझे बस जस्टिफाई करना है। तो बाकी सब भी ऐसे कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मुश्किल लग रहा है लिखना तो बस वॉइस नोट में बता देना कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो रही है एंड वाई आर दी रेस्ट ऑफ दी थिंग्स इलॉजिकल। तो ये दूसरों को भी नॉट जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी भी ठीक है।